रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 2026 के पास पेपर्स हमने स्टार्ट किए हुए हैं जी। तो 2026 के पास पेपर्स की ओरिजिनल फाइल्स मैंने आपको शेयर कर दी थी। जो ओरिजिनल आपके पास पेपर्स थे वो सारे के सारे आपको मिल गए थे। अभी जस्ट हमने मैथ और इंग्लिश को सेपरेट कंपाइल करके तो उसको हमने सॉल्व करना है। होता क्या है कि मैथ और इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। उन्हीं ही टॉपिक्स के उन्हीं ही आपने जो कंसेप्ट्स होते हैं वो आपने समझने होते हैं और इन्हीं कंसेप्ट्स को मुख्तलिफ अंदाज में आपसे पूछ रहा होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे पास्ट पेपर के क्वेश्चन करेंगे साथ ही वो सारे के साथ टॉपिक भी हम कर लिया करेंगे। जैसे ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है, ये हमारे पास प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको प्रोपोर्शन का सारा टॉपिक हम रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास रेशो का क्वेश्चन आ गया, रेशो के सारा टॉपिक यहाँ पे हम रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन का आ गया, तो सारा फंक्शन जो हमारा टॉपिक होता है वो सारे के सारे हमारे पास यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये आपके पास ये फिर रेशो आ गया, ठीक है। अब देखें एक ही पेपर में आपके पास रेशो का पहला क्वेश्चन हुआ, उसके बाद दोबारा रेशो आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज आ गया, इसको आप सारा कवर कर लेंगे। ये आपके पास पावर रूल्स आ गए, ये आप कवर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया जी, ये आपके पास आ गया जी ये एरिया वाला, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया जी, ये आपके पास एरिया आ गया, ठीक है। ये हम सारा टॉपिक कवर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये बॉर्ड मैथ आ गया, ठीक है। तो मीन्स कि आप देखें ना, ये बॉर्ड मैथ का क्वेश्चन आ गया, तो बॉर्ड मैथ का सारा टॉपिक अगर यहाँ पे कवर कर लेंगे तो बॉर्ड मैथ को जैसे मर्जी जिस मर्जी एंगल से वो पूछेगा आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास ये पाईग्राफ आ गया, ठीक है जी। ये पाईग्राफ का भी हम सारा डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ये आपके पास ये स्क्वायर रूट आ गया, तो ये आपके पास आ गया। तो अब जब हम करेंगे तो पहली एक दो वीडियो जो हमारी होगी ना 2026 के पेपर्स की, थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़ी सी आपके पास होगा, क्योंकि हमने हर टॉपिक को साथ साथ डिस्कस करना है। जैसे फिर हम आगे करेंगे ना जी, आगे हम जाएंगे तो दोबारा वही टॉपिक फिर हमारे सारे जो है ना वो हमारे क्या टॉपिक्स होते हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर वहाँ पे आपके जल्दी जल्दी हम आगे चलते जाएंगे। बार बार टॉपिक को हम फिर डिसाइड नहीं, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूंगा जनाब ये बात पहले हो चुकी है, तो आप वही टॉपिक है, वही जो हमने रूल्स सीखे थे वही सारे रूल्स वहाँ पे अप्लाई करके तो इजीली हम आप फिर आगे मूव करते जाएंगे। मीन्स के पहले एक दो वीडियो जो हमारी होगी 2026 के पास पेपर्स की वो थोड़ी सी लेंथी होगी, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला स्मूथली आगे फिर चलते जाएंगे। इसके अलावा आपको पता है कि मैंने 2022, 23, 24, 25 के भी सारे आपके पास पास पेपर जो है वो मैंने आपको सॉल्व कर दिए थे। उसकी जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक मैं आपको पता है आमतौर पर ये प्ले लिस्ट हमारी होती है ना जी, ये हमारे पास जो प्ले लिस्ट होती है हमारे जो ग्रुप में होती है जो प्ले लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे अभी तो है ये ऑफलाइन चल रहा है, ठीक है। मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ। तो ये हमारी प्लेलिस्ट है जी पास्ट पेपर्स की, जो मैंने मैथ पहले भी किया हुआ है। ये सारे 2022 का मैथ आ गया, उसके बाद फिर आपके पास 2023 का मैथ आ गया, फिर आपके पास 2024 का 25 का मैथ आ गया, ठीक है। ये सारे हमने किए हुए हैं जी। ये जो आपके पास है ये सारा हमने मैथ जो ना जो पास्ट पेपर सारे हमने सॉल्व किए हुए हैं। ये जो हमारी वीडियो ये जो प्ले लिस्ट है हमारी प्राइवेट प्ले लिस्ट है, मीन के जस्ट हमारे जो ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को मिलती है, पब्लिक नहीं हम करते इसको। ये हमारी कुछ होती हैं जो हमारे पास जो ऑफलाइन ही रहती हैं। तो अभी इसको मैं पब्लिक करने लगा हूँ जस्ट डिप्टी अकाउंटेंट के पेपर तक, 25 तारीख तक ये हमारी पब्लिक रहेगी। अगर आपने नहीं देखी तो सारी, अगर आप मैथ को रिवाइज करना चाह रहे हैं तो ये सारी लिस्ट जो है ना आपको प्ले लिस्ट का लिंक मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, और इसके अलावा इसका जो लिंक है मैं अपने जो व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। अगर आपने व्हाट्सएप चैनल हमारा फॉलो नहीं किया हुआ तो वहां पे भी आपको ये मिल जाएगी, वहां आप उसको फॉलो कर लें। जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, ठीक है। जो हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है इसके अंदर मैंने डेप्टी अकाउंटेंट के जो 24-25 लेक्चर भी शेयर किए थे। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा जी, इसी जो हमारे पास जो प्ले लिस्ट है मैथ वाली उसका लिंक भी मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लें, इस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है जी। तो चलते हैं जी, आज हम स्टार्ट करते हैं 2026 के पेपर्स को, ठीक है जी। तो इसको हम पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें साथ साथ हम क्या करेंगे सारे टॉपिक पे डिस्कस करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जी, इफ 6 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, हाउ मेनी men आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ट्वाइस वर्क इन 2 days। अब ये जो क्वेश्चन है इस तरीके का, जब आपको क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपके पास एक या दो काम या दो या दो से ज्यादा चीजें जो है ना वो एक ही क्वेश्चन में 2 दफा रिपीट हो रही हों, एक ही क्वेश्चन में 2 दफा रिपीट हो रही हो, आप समझें कि आपके पास ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया। फॉर एग्जांपल आपके पास ये 6 men थे ना, आगे देखे फिर हाउ मेनी men आ गया, देखिए पीस ऑफ वर्क था ना, ट्वाइस वर्क फिर आ गया, डेज 5 days थे फिर 2 days आ गया। मीन के एक ही बात को 2 दफा रिपीट करेगा, ठीक है। एक ही बात को 2 दफा रिपीट करेगा, या एक ही क्वेश्चन के 2 हिस्से होंगे। या देखे ना, इफ 6 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, आगे देखे कोमा लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट हो गया, हाउ मेनी men आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ट्वाइस वर्क इन 2 days। अब अगला आपके पास पार्ट शुरू हो गया, मीन के एक ही क्वेश्चन के स्टेटमेंट के 2 पार्ट होते हैं। तो ये आप समझ लें कि आपके पास क्या है जी, ये आपके पास प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया। अब जब प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, आपने इसको सॉल्व कैसे करना होता है। आपके पास जो पहला इसका पार्ट होगा ना, ये कोमे से पहले जब का पार्ट होगा, ठीक है, इसको आपने सेपरेट आपने एनालाइज करना है और दूसरे को आपने सेपरेट इसका एनालिसिस करना है, ठीक है। अब पहले में देखें कि कौन कौन सी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं,
कौन कौन सी चीज़ों के साथ आपके पास गिनती यूज हो रही है, कौन कौन से नाउन्स आपके पास यूज हो रहे हैं। ठीक है, 2-3 निशानियां आप देखें, ये 6 मैन के साथ गिनती यूज हो रही है, 5 डेज के साथ गिनती यूज हो रही है, और वर्क के साथ भी गिनती यूज हो रही है। उसको उसने इंग्लिश में लिख दिया है आ पीस ऑफ वर्क, एक वर्क। ठीक है जी, एक वर्क उसने ऐसे लिख दिया। ठीक है, या यूं आप समझ लें कि आपने नाउन इकट्ठे करने हैं। 6 मैन आपके पास नाउन है, डेज आपके पास नाउन है, वर्क आपके पास नाउन है। 3 चीजें हैं, तीनों चीजों को यहां पे आप सेपरेट लिखें जरा। आपके पास मैन आ गया, वर्क आ गया, और आपके पास डेज आ गए। 3 चीजें मैंने लिख ली। मैंने मेरे पास 6 है, वर्क मेरे पास 1 है, डेज मेरे पास 5 है। ठीक है, ये मैंने 5 लिख लिए। उसके बाद मैं क्वेश्चन के अगले हिस्से की तरफ मूव करूंगा। हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ट्वाइस वर्क इन 2 डेज। अब हाउ मेनी मैन का क्या मतलब है, कितने आदमी, मीन क्या हमसे वो पूछ रहा है, हमें वो बता नहीं रहा कितने आदमी है, सिर्फ पूछ रहा है। तो जो चीज हमसे पूछ रहा है उसका हम लिखेंगे एक्स। उसको हम क्या लिखते हैं, एक्स। मैथ में जो भी चीज हमने फाइंड करनी होती है उसके लिए हम कोई भी वेरिएबल यूज करते हैं, एक्स हमने यूज कर लिया। फिर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ट्वाइस वर्क। अब पहले आ पीस ऑफ वर्क था, अब ट्वाइस वर्क है। ट्वाइस वर्क मीन क्या, आपके पास वर्क 2 हो गए हैं, काम आपके पास, काम की क्वांटिटी डबल हो गई, ट्वाइस हो गया, 2 लिख दिया। अब डेज आपके पास पहले 5 थे, अब कितने हो गए, 2 हो गए। अब मेरे पास 2 हो गए। अब देखिए मीन्स के जो मेरे पास क्वेश्चन के पहले पार्ट में 3 चीजें थी, वही 3 चीजें मैंने अगले पार्ट में भी कंप्लीट कर ली। कंप्लीट करके मैंने चीजें लिख ली। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब क्वेश्चन बिल्कुल सेम एक चीज अगर आपको समझ आ जाए तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं जो आपके पास है जी प्रोपोर्शन के। जहां पे आपको एक्स नजर आए वहां से आपने यहां से शुरू करके तीर ऊपर को लगा देना है। ऊपर को मीन के एक्स से शुरू करना है और आपने तीर ऊपर को लगा देना। हर क्वेश्चन में आपने सेम यही काम करना है। जहां पे भी आपको एक्स नजर आए आपने यहां से तीर शुरू करके ऊपर को लगा देना। फिर अगले जो दोनों आपके पास वैल्यूज है ना, इन दोनों वैल्यूज का तीर आपने जरा से यहां पे कॉमन सेंस से लगाना। वो कैसे लगाना है, अब देखें, ये आपके पास 6 मैन है और एक काम करते हैं। एक काम को मुकम्मल करने के लिए आपके पास 6 बंदे रिक्वायर्ड हैं। ये देखें जरा, एक काम को मुकम्मल करने के लिए 6 बंदे रिक्वायर्ड हैं। अगर 2 काम करने पड़ जाएं, वही काम जो है ना 2 दफा करना पड़ जाए, तो कितने लोग बंदे रिक्वायर्ड होंगे, 6 या 6 से ज्यादा। बस यही एक कॉमन सेंस आपने लगानी है कि एक काम को काम मुकम्मल करने के लिए आपके पास क्या है जी, 6 बंदे रिक्वायर्ड हैं। या यूं समझ लें कि एक कार को या एक गाड़ी को धक्का लगाने के लिए 6 बंदे चाहिए। अब 2 गाड़ियों को धक्का लगाना पड़ जाए तो ये 3-3 बंदे तो लगा के तो नहीं करेंगे, क्योंकि 6 बंदे एक गाड़ी के लिए चाहिए। इसका मतलब है 2 गाड़ियों को धक्का लगाने के लिए हमें बंदे ज्यादा चाहिए होंगे, 6 से ज्यादा चाहिए होंगे। बस आपने यहाँ पे सिर्फ यही फैसला करना है कि ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए। बस कितने चाहिए वो बात की बात है, सिर्फ आपने यही फैसला करना होता है कि पहले से चीज़ें ज़्यादा चाहिए कि पहले से कम चाहिए। आप देखिए काम पहले से बढ़ गया है, काम पहले से बढ़ गया, 1 से 2 हो गया। अब बंदे आपके पास 6 से अब ज़्यादा चाहिए होंगे। अब देखें एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ गई है। अब देखिए ना, काम बढ़ा तो बंदे भी बढ़ गए। इसको हम कहते हैं जी डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तनासब रास्त इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी उसी तनासब से बढ़ जाए तो इसको हम तनासब रास्त कहते हैं, या इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहते हैं। इसका तीर भी जैसा इसका तीर है उसी तरीके का इसका भी तीर चला जाएगा। मीन्स के जो आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है उसमें तीर आपने एक्स वाले तीर के मुताबिक आपने लगा देना है। एक्स का तीर ऊपर को जा रहा था, ये भी आपने ऊपर को लगा दिया। अब अगले की बारी आ गई। अब ये वर्क वाले को आपने भूल जाना, सिर्फ डेज वाले की बात करनी है। अब देखें 6 बंदे जो है ना काम को मुकम्मल करते हैं 5 दिनों में। ये 6 बंदे हैं काम को 5 दिनों में मुकम्मल करते हैं। 6 बंदे काम को 5 दिनों में मुकम्मल करते हैं। अब देखें वही काम अगर 2 दिन में मुकम्मल करना पड़ जाए, अगर वही काम 2 दिन में मुकम्मल करना पड़ जाए, फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं कि किसी चीज़ को आप उठा रहे हैं या एक दीवार बना रहे हैं, तो एक दीवार को बनाने के लिए जो 6 मिस्त्री है ना, 6 मिस्त्री वो लग के 5 दिनों में मुकम्मल करते हैं। अब वही दीवार हमने 2 दिन में अगर मुकम्मल करना हो तो जल्दी, हाँ हमें जल्दी हो जाए, कोई एमरजेंसी है कि हमने काम जल्दी खत्म करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, मिस्त्री और लगा देंगे साथ। मीन्स कि अगर दिन हमारे कम हुए हैं, दिन अगर कम हो जाएं तो फिर मिस्त्री हमें ज्यादा लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब है एक चीज के कम होने से दूसरी चीज बढ़ गई है, आप उसमें उलट हो गए हैं। जैसे यहां पे था ना काम बढ़ा था तो आपके पास बंदे भी बढ़ गए थे। अब यहां पे आपके पास दिन कम हुए हैं तो बंदे बढ़ गए हैं। मीन के एक चीज कम हुई है दूसरी चीज ज्यादा हो गई है। इसका मतलब है ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का वो सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्योंकि अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ जाए उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो जाए तो उसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, तो अब ये आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन रहा है ये डेज में। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स का मतलब होता है उलट। मीन के एक्स का जो तीर है उसका उल्टा तीर हम लगाएंगे, ये तीर आपके पास नीचे आ जाएगा। एक्स से उल्ट करेंगे, एक्स से उल्ट करेंगे, एक्स से हमारे पास ये काम उल्टा हो रहा है। ये आपके पास क्या बन रहा है जी, ये आपके पास बन रहा है इनवर्स प्रोपोर्शनल बन रहा है। अब अगर आप ये तीर लगा लेते हैं तो समझे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जहां से तीर शुरू होता है उसको ऊपर लिखेंगे, जहां पे तीर का हेड होता है उसको नीचे लिखेंगे x/6 और आगे लिखेंगे बराबर। जहां से तीर शुरू होता है उसको ऊपर लिखेंगे, जहां से तीर खत्म होता है उसको नीचे लिखेंगे, जहां से तीर शुरू होता है उसको आप ऊपर लिखेंगे, जहां से तीर ये हेड होता है उसको हम नीचे लिखेंगे, तो सारा मल्टीप्लाई लिख देंगे ऐसे। ठीक है जी। तो x के एक तरफ लिखनी है, बाकी दोनों तरफ आपने रख के तो उसको मल्टीप्लाई कर देना। अब ये देखें, दो दो के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, आपके पास बच गया x/6 बराबर आपके पास पड़ गया 5/1। लिखें ना लिखें एक ही बात होती है। ठीक है, अब ये आप क्या चलें ऐसे कर लें करना है तो ठीक है, 6 उधर ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इधर आ जाएगा, x ही रह जाएगा, और 6 को 5 से मल्टी करोगे, आपके पास है 25 नहीं 5 है। ठीक है जी 5। अब 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 5 बार 30, तो x की कीमत आपके पास आएगी 30। तो यही हमने x फाइंड करना था 30। अब आपको बंदे 30 चाहिए होंगे। इसी तरीके से इसी मेथड को फॉलो करते हुए जितने भी आपके पास प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आते हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो इनवर्स प्रोपोर्शन का है या आपके पास डायरेक्टिव प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, आप इसको कर लेंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन क्लियर हो गया प्रोपोर्शन का। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गिवन दैट x रेशो y बराबर है 3/4, y रेशो z आपके पास है 5/8। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दो y ओवर 3x प्लस माइनस y प्लस 2z। अब ये जो क्वेश्चन है ना जी, ये क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास, मैंने आपको जब रेशो का क्वेश्चन करवाया था, रेशो का टॉपिक करवाया था, उसमें मैंने आपको मिक्स्ड रेशो करवाई थी, मिक्स्ड रेशो या आपके पास रेशो की एडिशन करवाई थी। अब देखें दो रेशो दी हुई हैं, x रेशो y बराबर आपके पास है 3/4, और दूसरी रेशो उसने दी हुई है y रेशो z उसने दी हुई है आपके पास 5/8। ठीक है, ये उसने दी हुई है। अब कहता है 2y/3x माइनस y जमा 2z, इसकी वैल्यू निकाल दो। अब अगर हमारे पास y, x और z की कीमत हमारे पास आ जाए तो हम यहाँ पे इसमें पुट करके कीमतें निकाल लेंगे। सिंपल ये क्वेश्चन आपके पास ये था कि इनमें से ये जो आपके पास दो रेशोज आपको दी हुई हैं, इन दो रेशोज में से x रेशो y आपके पास है और आपके पास है जी y रेशो z। ये है x रेशो y आपके पास है 3/4, y रेशो z आपके पास है जी 5/8। ये आपके पास दो रेशो दी हुई हैं, इनमें से आपने x, y और z की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है। बस यही आपके पास क्वेश्चन था बेसिकली। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ये इस तरह का क्वेश्चन ये भी आ सकता है, x रेशो y ये दी हुई है, y रेशो z ये दी हुई है, तो इसमें से आप x रेशो y रेशो z ऐसे निकालो। ये भी ऐसे क्वेश्चन भी बार बार पूछता है। ठीक है जी, आपने क्या करना है कि दो रेशो में से एक रेशो आपने कंबाइंड रेशो, इसको कंबाइंड रेशो का हमने नाम दिया था जब हमने टॉपिक पढ़ा था, कंबाइंड रेशो। ठीक है, तो इसका ऐसे भी क्वेश्चन निकाल लेता है। तो जब हम ऐसे करें तो मैंने आपको बताया था कि ये एक रेशो आपको दी हुई है x रेशो y, ये दी हुई y रेशो z, इसके ये नीचे दी हुई है, ये दरमियान में y है ना, y दोनों दरमियान में एक जैसा है ना y, तो इसकी वैल्यूज भी आपने सेम करनी होती हैं y की। ये 5 और 4 को आपस में क्या करना होता है, सेम करना होता है। सेम आप कैसे कर सकते हैं, ये जो 5 है ना, 5 को इधर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 बार 15, 5 4 बार 20, और ये जो 4 है ना, 4 को इधर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 बार 20 और 8 4 बार 32। अब देखें 20 और 20 आपस में दरमियान में बराबर आ गए, इसको कॉमन ले लो तो आपके पास आ जाएगा 15, 20 और 32। उधर y को भी कॉमन करके एक लिख दो, एक y इकट्ठा लिख दो। ठीक है जी, y कॉमन हो गया, हमारे पास x की कीमत 15 आ गई, y की कीमत 20 आ गई और z की कीमत 32 आ गई। अब अगर ये वैल्यूज आपस में कट रही हैं, इसको अगर हम शार्ट कर सकते हैं तो कर लें, मीन के किसी एक टेबल में ये कट रहे हैं सारे तो काट दें, अगर नहीं कट रहे तो ऐसे ही छोड़ दें। अब देखिए 15 जो है ना जी वो 2 पे डिवाइड नहीं होता, जो 20 भी हो जाता है 32 भी हो जाता है, तो इसका मतलब है ये आपस में कटेंगे नहीं। तो आपके पास यही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहीं पे x की वैल्यू 15 आ जाएगी, y की वैल्यू 20 आ जाएगी और z की कीमत आपके पास 32 आ जाएगी। ठीक है, तो 15, 20 और 32 आपके पास वैल्यूज आ गई। तो बस यही आपके पास क्वेश्चन था। जब आपने कीमतें निकाल ली तो उसमें बस कीमतें बस पुट कर दें, जो आपके पास उसने वैल्यू दी हुई है 15, 20 और 32 में पुट कर दो, तो आपके पास वैल्यू उसने क्या पूछी हुई है, 2y ओवर उसने पूछा हुआ जी 3x माइनस आपके पास आएगा y जमा 2z। ठीक है, 2z यहाँ पे आपने कीमतें पुट कर देनी है। 2y की कीमत हमने 20 निकाल ली थी, 20 पुट कर दी, 3x की कीमत हमने 15 निकाल ली थी, माइनस y की कीमत 20 निकाल ली थी, प्लस 2z की कीमत हमने निकाली है 32, ये हमने 32 पुट कर दी। ऊपर आपके पास बन गया 20 2 बार 40 बन गया, नीचे आपके पास बन गया जी 15 3 बार 45, 15 3 बार 45 और माइनस 20 पर आपके पास आ गया जमा 32 2 बार 64। ठीक है, अब नीचे आपके पास इनको प्लस वाले इकट्ठे कर लें, 40 बटा आपके पास आ गया 45 प्लस 64। यहाँ पे बार्ड मैच का रूल लगाएंगे, नीचे जाकर बार्ड मैच का क्वेश्चन भी करवाता हूँ, सारी क्लियर हो जाएगा। माइनस 20। ठीक है जी, 45 को 64 में जमा करें, जो आंसर है उसमें से 20 निकालें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 89। ठीक है, तो 40 बटा 89। ठीक है जी, 40 ओवर 89 आपके पास आंसर आ जाना था। ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में दिया होगा कहीं पे, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट था।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है, मीन कि इसमें आपने जो कंबाइंड रेशो वाला टॉपिक है ना वो आपने कवर करना है यहाँ पे, ठीक है जी। कंबाइंड रेशो को जैसे कैसे भी आपसे पूछने की कोशिश करे आपने उसको कर देना। अगला कहता है जी, द पीस वाइज फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 9 if x greater than 1 and x square if 2x less than 1 find f of 0 plus 9f of 0। अब यही क्वेश्चन क्या होता है, ये फंक्शन का क्वेश्चन होता है। अब फंक्शन क्या होता है आपके पास, ये देखें लिखा हुआ है f ऑफ x, लिखा हुआ है दी 3x स्क्वायर प्लस 5, ऐसे फॉर एग्जांपल लिखा हो 5x प्लस 9 ऐसे कर लो, ठीक है। कहता है f ऑफ 3 निकालो या f ऑफ 1 निकालो। तो f ऑफ 1 का मतलब कहता है x की जगह मैंने 1 पुट कर दिया ना, तो आगे भी जहां जहां पे x आएगा वहां पे 1 पुट कर दूंगा। 3 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 1 आपके पास आएगा 3, एक बार 3 प्लस 5 प्लस 1 आपके पास आ गया 9। या अगर पूछता है आपके पास f ऑफ 2 निकालो, तो मैं क्या करूंगा, जहां जहां पे x आएगा 3 2 का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 5 इंटू 2 प्लस 1, तो आपके पास आएगा 3 4 बार 12 जमा 10 जमा 1 आपके पास आएगा जी 24, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया जी 23 आ गया। इस तरीके से आपने फंक्शन से उसकी वैल्यू निकालनी होती है। एफ ऑफ एक्स दिया होता है, उसमें से कहता है एफ ऑफ 1 निकालो, एफ ऑफ 2 निकालो, एफ ऑफ 9 निकालो, एफ ऐसे पूछता है वो। अब और यहाँ पे उसने पीस वाइज फंक्शन दे दिया आपको। पीस वाइज फंक्शन का क्या मतलब है, असल में क्वेश्चन इस तरीके से भी लिखता है, एफ ऑफ एक्स बराबर ऐसे करके ना ब्रैकेट डाल के कह देता है 3x माइनस 9 और 7 ऐसे कर देता है बराबर आपके पास आएगा जी x ग्रेटर देन 1, और आपके पास लिखा था एक्स स्क्वायर और कॉमा लगा के कह रहा है जी 2x लेस देन 1। अब इसका क्या मतलब है, पीस वाइज फंक्शन क्या है जी। पीस वाइज फंक्शन का मतलब होता है, अगर तो आपका फंक्शन ऐसा दिया हुआ है एक ही, ऐसा अगर एक दी तो एफ ऑफ एक्स बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 ऐसे दिया हो, और एफ ऑफ 3 आप निकालो, तो आप क्या करो एक्स की जगह पे 3 पुट करके उसकी वैल्यू निकाल दोगे। जब ये पीस वाइज फंक्शन दिया होता है ना, इसमें वो कंडीशन लगा रहा होता है कि आपने अगर x की वैल्यू आपने x से बड़ी लिखनी है ना, जहां पे x की वैल्यू आपको x से बड़ी लिखेगा तो आपने ये वाला फंक्शन यूज करना है। अगर x की वैल्यू ये 2 उधर ले जाओ तो आपके 1/2 आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होता है डिवाइड हो रहा है, तो अगर x की वैल्यू 1/2 से छोटी होगी तो फिर हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। मीन्स के अगर x की वैल्यू x से बड़ी हम यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये मेरे पास पीसवाइज फंक्शन है, इसमें से आप f ऑफ 2 निकालो, f ऑफ 2 निकालो। अब f ऑफ 2 निकालने के लिए मेरे पास देखें एक ये फंक्शन दिया हुआ है और एक ये फंक्शन दिया हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही कि यहां पे 2 पुट करूं कि यहां पे पुट करूं। इसके लिए मुझे आगे वाली कंडीशन देखनी पड़ेगी। इसमें कहता है x ग्रेटर देन 1, अगर x की कीमत ग्रेटर देन 1 आपने पुट करनी है तो फिर इसमें पुट करो। मुझे चूंकि f ऑफ 2 निकालना है, इसका मतलब है 2 जो मेरा 1 से बड़ा है तो मैं इसमें x की जगह 2 पुट करूंगा। अगर वो मुझे कहता है कि f ऑफ 0 निकालो, f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 जो है वो मेरे पास x 1 से बड़ा तो नहीं है ना, यो 1/2 से छोटा है। अगर मैंने 1/2 से छोटी वैल्यू के लिए x की कीमत निकालनी है फंक्शन की f ऑफ x की, तो फिर मैंने ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि आपने निकालना है जी, आपने वैल्यू निकालनी है जी f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 3, दो आपने वैल्यूज निकालनी है इसमें से। अब इसमें से देखें f ऑफ 3 के लिए हमें क्योंकि x 1 से जब बड़ा होगा तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, और जब x 1/2 से छोटा होगा, मीन के 0 जो है 1/2 से छोटा है, उसके लिए मैंने ये वाला फंक्शन यूज करना है, ठीक है। तो f ऑफ 3 जब मैं निकालूंगा तो मैं ये वाला फंक्शन यूज करूंगा, 3 की जगह x की जगह 3 लगाऊंगा, -9 तो मेरे पास आएगा 3 3 बार 9 -9 आपके पास आंसर आएगा 0। तो f ऑफ 3 मेरे पास आंसर आया 0। f ऑफ 3 का आंसर मेरे पास क्या आया, 0 आया। अब वो कहता है f ऑफ 0 भी साथ निकालो, f ऑफ 0, तो अगर f ऑफ 0 जब मैं निकालूंगा तो मुझे इसमें पुट करना पड़ेगा, क्योंकि 0 जो है 1/2 से छोटा है, तो मैं 0 का स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर एंड x की जगह मैंने 0 पुट किया तो मेरे पास आंसर आया 0। मीन के f ऑफ 3 भी मेरे पास 0 आ गया, f ऑफ 0 भी मेरे पास 0 आ गया, तो मैंने इसमें कीमतें पुट कर दूंगा, इसमें मैं कीमतें अपनी पुट कर दूंगा जो मेरे पास जो उसने जो पूछा हुआ है, मुझसे उसने पूछा हुआ है f ऑफ 0 प्लस 9 इंटू f ऑफ 3। f ऑफ 0 मेरे पास 0 आया है, प्लस 9 ज़रा f ऑफ 3 मेरे पास 0 आया है, तो 0 प्लस 0 मेरे पास 9 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही आ जाएगा, 0 प्लस 0 मेरे पास आंसर आ गया 0, ठीक है। इसमें बेसिकली आपसे वो पूछना ये चाह रहा है कि आपको पीस वाइज फंक्शन जो है वो आपको पुट करने आते हैं कि नहीं, ठीक है जी। अगर वो जो कंडीशन दे रहा है उस कंडीशन के मुताबिक जहाँ पे जो x की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो हमने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, और x की वैल्यू जब 1 से छोटी आ रही है तो फिर हमने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। ये आपके पास बेसिकली उसका आपसे पूछने का मकसद था, ठीक है जी। आप इकट्ठा भी ऐसे पुट कर सकते हैं, f ऑफ 0 प्लस 9 f ऑफ 3,
ठीक है। ऐसे अब तो एफ ऑफ 0 के लिए मैंने कौन सा पुट करना है, एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है जी, प्लस 9। एफ ऑफ 3 के लिए मैंने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, 3x माइनस 9 वाला, ठीक है। तो 0 पुट करूंगा तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, प्लस 9 एक्स की जगह मैं 3 पुट करूंगा, 3 बार 9 माइनस 9, ये भी आपके 0 आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा सारा कुछ 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपने पीस वाइज फंक्शन के क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके पास है जी, द प्राइस ऑफ ए कार इज इंक्रीज बाय 9:8 इफ द न्यू प्राइस इज 8 लाख है, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस। अब ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाया हुआ था मॉडिफाइड रेशोज में, मॉडिफाइड रेशो का बिल्कुल सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन कहता है जी रेशो आपके पास है 9:8, ठीक है जी। और उसमें कहता है जी जो कार की प्राइस है ना वो बढ़ के 8 लाख हो गई है। अब देखिए इसमें बड़ी कौन सी है, 9 वाली रेशो बड़ी है ना, इसका मतलब है ये बढ़ने वाली कीमत ये है, तो ये कहता है बढ़ के हो गई है जी आपके पास कितनी, 8 लाख हो गई है, 8 लाख इसकी वैल्यू हो गई है, ठीक है। और इसकी कहता है जी बताओ जी पहली प्राइस कितनी थी, पहली प्राइस कितनी थी, ये असल क्वेश्चन आपके पास है। अब ये हमने इसको सिंपल ऐसे किया था, फॉर एग्जांपल आपके पास रेशो है जी 2:3, ठीक है, 2:3, या ऐसे कहता है जी A/B बराबर है जी 3:4, ऐसे लिखा होता था, ठीक है। हम कहते हैं जी B की जो वैल्यू है वो आपके पास 16 है, B की वैल्यू 16 है, तो अगर B की वैल्यू तो हमारे पास 3:4, 3:4 बढ़ के हो गया 16, तो A कितना होगा। तो हमने देखा ये था कि 4 16 कैसे हुआ है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 हुआ है ना, इसका मतलब है 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास ये 12 हो जाएगा। मीन के जो काम आपने एक रेशो के साथ करना होता है, रेशो की एक वैल्यू के साथ, वही काम आपने दूसरी के साथ भी करना होता है, वही सेम काम आपने दूसरी के साथ भी करना होता है। तो हमने देखना है कि ये जो आपके पास 9 है, ये जो आपके पास 9 था, 9 से 8 लाख कैसे आ गया, किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 लाख बन गया है, ठीक है। उसी नंबर के साथ फिर हम 8 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर तो सिंपल नंबर आपको नजर आ रहे हो, जैसे मैंने 2 और 3 का आपको करके दिखा दिया, तो वो तो आप फटाफट निकाल लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे नंबर थोड़ा सा कम्प्लेक्स आ रहा है कि पता नहीं कौन सा नंबर है जो 9 से साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 लाख आ रहा है। अगर 8 लाख बनता ना तो हमने सीधा कहना था कि इसको लाख से मल्टीप्लाई किया, इसको भी लाख से मल्टीप्लाई कर दो। अब 9 को 8 लाख कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी रेशो बना लेंगे। ये 9:8 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है जी 9/8, रेशो को हम बटा भी कर लेते हैं ना, बराबर आपके पास ये भी आपके पास लिखी हुई है, तो आपके पास आ गया 8 लाख बटा आपके पास x आ गया, ठीक है। हमने पहली रकम को ऊपर लिखना था, दूसरी को बाद में बटे में लिखना होता है, इसी तरीके इसको भी लिख लेंगे। इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो आप, तो आपके पास आ गया 9x बराबर आपके पास आ गया 8 को 8 लाख से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आएगा 64 लाख, 64 लाख आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 6400 के मैं लिख रहा हूँ साथ, ठीक है। और ये चलें 0 3 0 लगा लें, ठीक है, ठीक है जी, ये ऐसे कर लें, ऐसे आप कर लें। अब आपके पास नीचे आपके पास आ गया जी, ये 9 इधर आके पास डिवाइड हो जाएगा। अब 9 को 64 से आप तकसीम कर देंगे, 9 1 बार 9, 9 7 बार 63, एक बच के आगे चला जाएगा 10 बन जाएगा, 9 1 बार 9, फिर एक बच जाएगा 10 बन जाएगा, 9 1 बार 9, फिर एक बचेगा, मीन के 7 के साथ 1 1 1 1 आ रहा है। अब देखिए इसमें कौन सा नंबर है जो आपके पास 7 के साथ 1 1 आ रहा है आपकी ऑप्शन में से, तो ये आपके ऑप्शन में से 7 के साथ 1 1 कौन सा ऑप्शन आ रहा है वो उसको आप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है जी। ये आपके पास आएगा जी, ये 7 के साथ 1 1 आ रहा था। इस तरीके से आपने ये जो रेशो होती है जी इसको आपने सॉल्व करना होता है, ठीक है जी। मीन्स के एक रेशो से दूसरी रेशो कैसे बन रही है, वो नंबर अगर आपको मिल जाए तो लगा दें, अगर नंबर नहीं मिल रहा तो फिर आप क्या करेंगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके उसको सिंप्लीफाई कर लोगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन कहता है जी x1 आपके पास 10 है, x2 आपके पास 12 है, x3 आपके पास अब 13 है, और x4 आपके 15 है। कहता है सिग्मा एक्स आई निकालो, सिग्मा एक्स आई निकालो। अब ये जो यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं वो क्या चाह रहा है, क्या बच्चे को पता है कि ये जो साइन होता है ना सिग्मा का, इसको समेशन बोलते हैं, समेशन। समेशन का मतलब होता है मजमुआ, मजमुआ, इन सब का मजमुआ। अब यहाँ से जो आपको वो कैसे करेगा जी, तो इसको चेंज कैसे करेगा, ऐसे लिखा था ना समेशन, समेशन और एक्स के साथ नीचे लिखा हुआ आई। अगर तो इसके ऊपर कुछ भी ना लिखा हो, ऐसे ही जैसे लिखा हो ऐसे लिखा हो, इसका मतलब है आपने इन सब को जमा करना है, इन सब को आपने जमा करना है। लेकिन अगर लिखा हो आई बराबर है 1 से लेकर ऊपर लिखा ऐसे 3 लिख दे, आई इक्वल टू 1 2 3, ऐसे 1 से 3 लिख दे, तो फिर इसका मतलब होता है कि आपने 1 से लेकर 3 तक वैल्यूज को जमा करना है। तुम्हारे पास 1 था 10 था, फिर 2 आपके पास 12 था, 3 आपके पास 13 था, तो फिर हमने जस्ट इन तीनों को जमा करना था, सिर्फ इन तीनों को जमा करना था। 10 और 12 13 25 10 35 आपके पास आंसर आ जाना था, ठीक है। अगर आई 1 से 2 तक लिख दे तो हमने सिर्फ पहले 2 को जमा करना था, आई 1 से 4 तक लिखते हमने 4 को जमा करना था,
ठीक है। तो अब चूंकि इसने कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब है कि हमने सबको जमा करना है। तो 10, 12, 13 और 15 को जमा करें तो आंसर 50 आ गया। ठीक है, सिंपली आपने इसको जमा करना था। अच्छा, बाजू का ऐसे भी कह देता है, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है आपके पास ऐसे लिख देता है 1 2, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखता है जी आपके पास है जी एक्स आई बराबर है जी 1 2 3 4 5 और ऐसे कंटिन्यू कर देता है, आपको एक सीक्वेंस दे देता है। या ऐसे लिख देता है x1 बराबर है 1, x2 बराबर है 2, x3 बराबर है 3, x4 बराबर है 4, x5 बराबर है 5 और ऐसे करके तो कहता है निकालो सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से 50 और xi निकालो। मीन के 4-5 वैल्यूज आपको दे देता है और कहता है पहली 50 वैल्यू की आप समेशन निकालो। ठीक है, मीन्स के आपसे वो एक सीक्वेंस की भी समेशन पूछ सकता है, सीरीज पूछ सकता है, 1 2 3 4 5 एक ऐसे कंटिन्यू कर देता है, कहेगा पहले 50 की मुझे जमा करके दिखाओ। तो फिर इसका मतलब है कि हमें पहली 50 वैल्यूज का मजमुआ उसको निकाल के दिखाना है। तो हम आपको पता ना n इंटू एन प्लस 1/2 के साथ हम क्या करते हैं, जो नेचुरल नंबर्स का मजमुआ निकालते हैं। अगर वैसे आपको दे दे कि आपके पास जो है 2 4 6 और 8 की ऐसे आपके पास होना जी इवन नंबर्स की दे देता है। ठीक है, इवन नंबर्स की आपको सीरीज दे देता है, कहता है जी मुझे सिग्मा निकाल के दो i इज इक्वल टू 1 से 20 निकाल के दिखाओ, पहले 20 जुफ्त तादाद का मजमुआ निकाल के दिखाओ। तो हम क्या करेंगे n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, ये जो नीचे 2 होता है ना वो फिर कट जाता है ना, क्योंकि जब आप जुफ्त वाले 2 के साथ आ रहे हैं ना, 2 कट गया तो आपके पास ये ऐसे आ गया। ठीक है जी, या इवन नंबर 1 3 5 जो एन स्केयर के साथ आपने निकालने होते हैं। तो मीन्स के यहाँ पे आपको समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि सिग्मा का जो है ना इसको आपने समझ लें समेशन क्या होता है। ठीक है जी, समेशन का मतलब होता है मजमुआ, जमा करो ये जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं। अब वैल्यूज कितनी पूछ रहा है वो आपने ख्याल रखना होता है। यहाँ पर उसने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है ये सारी आपने जमा करनी है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, इसमें कहता है एक्स की पावर 3 का पावर स्क्वायर ओवर एक्स की पावर 3। इसमें जो आपके पास जो आपसे पूछना चाह रहा है ना, सिर्फ वो ये आपसे पूछना चाह रहा है क्या इस बच्चे को पता है कि पावर की पावर को आपने पावर में कैसे ट्रीट करना है और उसको मल्टीप्लिकेशन में कैसे ट्रीट करना है, ये क्वेश्चन आपके पास है। अब देखो आपसे लिखा हो ना x की पावर 3 की पावर 2 ऐसे लिखा हो, या लिखा हो x की पावर 3 की पावर 2 ऐसे लिखा हो। तो इसका क्या मतलब है, जब दरमियान में ब्रैकेट आ जाती है ना, जब दरमियान में ब्रैकेट आ जाती है उसका मतलब होता है ज़रब, उसका मतलब होता है ज़रब। इसका मतलब है x की पावर 3 ज़रब 2, 3 ज़रब 2 मीन के x की पावर 6 है। और इसका मतलब आपके पास है x की पावर 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 3 ज़रब 3, 3 को 2 दफ़ा लिखना। तो इसका मतलब है x की पावर 9। ठीक है जी, यहाँ से वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि x की पावर 3 की पावर 2 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये आपके पास दरमियान में ब्रैकेट है, तो x की पावर 6 इसका मतलब है। अगर ऐसे लिखा होता है x की पावर 3 की पावर 2 तो इसका मतलब होता है x की पावर 9। इसका मतलब क्या था x की पावर 9। ठीक है, तो ये आपने इसको सिंपलीफाई करके दे दिया x की पावर 6 बटा x की पावर 3। ठीक है, अब इसके बाद पावर रूल आपने लगाना है, जब दो एक जैसी बेस वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर आपस में तफरी कर देती हैं, सब्ट्रैक्ट करनी होती हैं, माइनस करनी होती हैं। 6 में से 3 निकालो तो आपके पास 3 आ गया, तो आपके पास आंसर आ गया x की पावर 3। 6 में से 3 निकालो तो आपके पास आंसर आया x की पावर 3, तो आपके पास x की पावर 3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर सेम वैल्यूज x 6 ज़रब x की पावर 3 ऐसे लिखा हो, दो अब एक जैसी जो आपके पास नंबर्स होते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो हमने क्या करना होता है उनकी पावर को जमा करना होता है। तो x की पावर 9 यहाँ पे बन जाना था, x की पावर 6 ज़रब x की पावर 3 का मतलब x की पावर 9 है। ठीक है, अगर ये तकसीम हो रहे हों तो फिर हमने इनके पावर का आपस में माइनस कर देना होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आपके पास है जी, एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ लेंथ 0.02 मीटर, ब्रीथ 0.15 मीटर, कंटेन द वाटर ऑफ टू हाइट ऑफ 0.016 मीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द टैंक। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें दो कंसेप्ट आपसे पूछना वो चाह रहा है। एक कंसेप्ट तो आपके पास है जी डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन आपको आती है कि नहीं, एक वो डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन आपसे करवाना चाह रहा है, अशारी वाली ज़रब आपसे करवाना चाह रहा है। दूसरी आपसे वो क्या कर रहा है, यूनिट कन्वर्जन पूछना चाह रहा है कि सारे यूनिट उसने मीटर में दे दिए हुए हैं और आंसर उसने सेंटीमीटर में दे दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपने सबसे पहले जो है ना एक याद कर लें कि आपके पास जो मीटर होता है ना, मीटर आपके पास इंटरनेशनल यूनिट है लेंथ का। ठीक है, मीटर से छोटी आपके पास कौन सी होती है, मीटर से छोटी आपके पास कौन सी वैल्यू होती है जी, उसके बाद आपके पास जो है ना जी, और उससे बड़ी कौन सी होती है, मीटर से बड़ी होती है किलोमीटर। ठीक है, और किलोमीटर से छोटा मीटर, मीटर से छोटा आपके पास क्या जाता है जी, सेंटीमीटर। क्या आ गया, सेंटीमीटर। या इससे पहले डेसीमीटर भी एक आता है 10 की पावर वाला।
ठीक है, डेसीमीटर, उसके बाद फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ तक आमतौर पर यहीं तक ही पूछता है वो, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये जो किलोमीटर होता है ना, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट, 1 किलो में 1000 मीटर होते हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास मीटर आ जाता है। मीटर को अगर आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास सेंटीमीटर आ जाता है। ये एक मीटर से किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर। अब यही काम आपने उल्टा अगर करना हो, सेंटीमीटर से मीटर में आना हो तो बटे में आ जाएंगे ना, तो फिर हम बटे में 100 लगाएंगे, इसका बटे में 100 लगाएंगे। अब यहाँ से वापस किलोमीटर में आना तो फिर हम बटे में 1000 लगाएंगे। मीन के किलोमीटर से मीटर का किराया आपके पास 1000 है, मीटर से सेंटीमीटर पे जाने का किराया आपके पास 100 है, सेंटीमीटर से मीटर में वापस आने का किराया आपके पास बटा 100 है, मीटर से किलोमीटर पे वापस आने का किराया आपके पास बटा 1000 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इनकी कन्वर्जन भी करनी होती है। अब वो कह रहा है जी एक रेक्टेंगुलर टैंक है, उसकी जनाब चौड़ाई इतनी है, लंबाई इतनी है और ऊंचाई इतनी है। तो आपको पता है जो उसका जो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, ब्रीथ ज़रब लेंथ ज़रब हाइट, ठीक है। लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, तो सिंपल सी बात है। अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन सब को जमा मल्टीप्लाई करेंगे, 0.02 मीटर ज़रब 0.15 मीटर ज़रब 0.016 मीटर, ठीक है। अब इन सब का हमने ज़रब करके तो इसका हमने आंसर निकालना है। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ये जो पहले मीटर में दिए हुए ना सारे यूनिट्स, इन सब को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। पहले आप इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके फिर मल्टीप्लाई कर लें, फिर भी वही बात है। पहले मल्टीप्लाई करके फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, फिर भी वही बात है, ठीक है। अब ये मेरे पास लिखा हुआ 0.02, 0.15, 0.016। तो मैंने आपको बताया हुआ जब आपने डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन या जो भी डिवीजन आपने करनी है, खासतौर पे ज़रब और तकसीम, आपने समझना है कि इसमें इशारिया है ही कौन नहीं, इशारिये के बगैर सारी रकमें हैं। तो आप देखें अगर इसमें इशारिया ना हो तो ये अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 002 मीन के 2 लिखा हुआ है। ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है। तो ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है। इशारिये के बगैर अगर मैं इशारिया छोड़ दूँ तो, क्योंकि पहले जीरो किसी काम के नहीं होते, को 2 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 को 16 से मल्टीप्लाई करेगा, 16 3 बार 48 था, आपके पास आंसर आ जाएगा 480। आपके पास आंसर आ जाएगा 480 अगर मैं इशारिया को इग्नोर करूँ। फिर जो हमारे पास आंसर आता है उसमें हमने इशारिया फिर लगाना होता है। अब देखें इशारे के बाद कितनी रकमें हैं, 3, इसमें इशारे के बाद कितनी रकमें हैं, 2, इसमें इशारे के बाद कितनी रकमें हैं, 2। तो अब सब की रकमें काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 रकमें आपके पास आ रही हैं इशारिये के बाद, इशारिये के बाद आपके पास 7 रकमें आ रही हैं, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, इधर भी आप जो आपके पास आंसर आया था उसके नंबर्स काउंट करके इशारिया 7 नंबर इशारिया पीछे ले आओ, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने इशारिया यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। इशारिया मैंने वायदा करने के लिए यहाँ पे 0, ये एंड वाला इशारिये के पहले वाला 0 लगाओ ना लगाओ एक ही बात होती है। मेरे पास आंसर आ गया 0.0000480, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया मीटर क्यूब, मेरे पास ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ठीक है। अब मेरे पास आंसर उसने सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। अब मीटर से सेंटीमीटर में जाने का किराया मेरे पास 100 था, 100 था। तो ये तो मेरे पास 3 मीटर है, 3 मीटर क्यूब का मतलब है मीटर ज़रब मीटर ज़रब मीटर। इसका मतलब है मुझे यहाँ पे इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस मीटर को भी सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 300 मेरे पास आएंगे। तो अब 100 के सर आप 0 गिन लें, 1 2 3 4 5 6 0 हैं, तो 6 0 आप लगा दो। आप जो है ना इसमें जो जब हम 6 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा इशारिया 6 0 आगे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास इशारिया यहाँ पे आ गया 48.0, 0 लिखो ना लिखो एक ही बात है, 48 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपने ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट पे ये जो जितने भी आपके पास मीटर है ना, इसको ख़त्म करके सेंटीमीटर में करके बाद में ज़रब करें तो 0.02 मीटर को आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर में चला जाएगा। 2 0 है, 1 2 0 कटे तो मेरे पास इशारिया 2 नंबर आगे आ गया, 1 और 2, ये इशारिया 2 के बाद आएगा तो मेरे पास आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। 0.15 मीटर था, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कराया तो आप 1 2 0 है तो आप इशारिया 2 नंबर आगे कन्वर्ट कर दो, 1 2, तो मेरे पास आ गया 15 सेंटीमीटर, ये मेरे पास 15 सेंटीमीटर बन गया। 0.016 था, इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया, इशारिया 2 नंबर आगे कन्वर्ट करूंगा तो 1 और 2, तो मेरे पास आ गया 1.6 मीटर सेंटीमीटर। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 15 2 बार 30, 30 को 16 से मल्टीप्लाई करो 480 आ गया। एक इशारिया था तो एक नंबर छोड़ के इशारे लगा तो आपके पास आंसर आ गया 48। ऐसे भी आप कर सकते हैं,
ठीक है, मीन के आप इशारिये पहले ख़त्म कर लो, सॉरी मीटर को सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट कर लो या बाद में कन्वर्ट कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे उसने कन्वर्जन पूछी है, आपसे वॉल्यूम का फार्मूला पूछा है, ठीक है, और बस यही उसने पूछा है आपसे। ठीक है, मेन इसमें काम कन्वर्जन का ही था। ठीक है जी, ये आपके पास है जी बार्डमैस का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये आपके पास है 7 + 9 - 3 × 6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है जी, ये बार्डमैस है। बार्डमैस मेरे पास होता है जी BODMAS, बार्डमैस। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ यानी कि आपके पास पावर जो होती है, पावर समझ ले, ऑफ हम कहते हैं पावर को, D होता है डिवीजन को, M कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, A कहते हैं एडिशन को, S कहते हैं सब्ट्रैक्शन को। मीन कि अगर एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा अलामतें आपके पास आ जाएं, एक से ज़्यादा प्लस भी हो रहा है, मनफी भी हो रहा है, ज़रब भी हो रहा है, तकसीम भी हो रहा है, तो इसमें आपने तरतीब रखनी होती है बार्डमैस की। सबसे पहले कौन सा आपने ऑपरेशन करना है, उसके बाद कौन सा करना है और उसके बाद कौन सा करना है। ठीक है जी, तो अब हमने क्या करना है, इसमें बार्डमैस के मुताबिक BODMAS लिख के, तो सबसे पहले देखिए इसमें कोई ब्रैकेट है, ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट मेरा खत्म हो गया काम। फिर ऑफ में देखूंगा मीन इसमें कोई पावर नज़र आ रही है, नहीं है, ये भी खत्म कर दूंगा। फिर अगर डिवीजन, तो मेरे पास ये डिवीजन नज़र आ रही है 6 और 2 के दरमियान। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, 6 को 2 पे तकसीम करूँ, अब मेरे पास आंसर आता है 3। बाकी सारा लामतों समेत वैसे के वैसे मैं लिख दूंगा। ठीक है जी, अब मेरे पास आगे डिवीजन मैंने खत्म कर ली, फिर मेरा आगे मेरे पास मल्टीप्लिकेशन। अब देखो मेरे पास इन दो नंबर के दरमियान मल्टीप्लिकेशन आ रही है। ठीक है, तो मैं बाकी सारा अलामतों समेत वैसे का वैसे लिखूंगा, 3 3 बार 9 मेरे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गया, फिर मेरे पास आ गया एडिशन। अब यहाँ पे आके आपने क्या करना होता है, जब आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के एंड पे बारी आ जाए तो फिर आपने क्या करना होता है, ये जो नंबर आपके पास बच जाते हैं ना, इसमें से आपने एडिशन वाले अलहदा करने होते हैं, माइनस वाले अलहदा करने होते हैं। 7 के साथ भी प्लस है, 9 के साथ भी प्लस है और इस 9 के साथ माइनस है। ठीक है, तो ये आपके पास प्लस वाले ऑलरेडी ही अलहदा हो चुके हैं। 7 और 9 आपके पास कितने हो गए, 16, 16 - 9 आपके पास आंसर आ गया। अब एडिशन भी मुकम्मल होगी, फिर सब्ट्रैक्शन की बारी आएगी, तो सब्ट्रैक्शन 16 में से 9 निकालो, आपके पास आंसर आ गया 7। तो यहाँ पे 7 वाला आपका ऑप्शन ठीक था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको बार्डमैस की समझ आ गई होगी। जब भी आपके पास किसी भी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा जब आपके पास अलामतें आ जाएं, तो आपने इसको बार्डमैस के मुताबिक आपने सॉल्व करना होता है। ठीक है जी, ये आपके पास क्वेश्चन हो गया जी, क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे ऊपर जो आपके जो था ना आपके पास जो था आपके पास ये जो वाला क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा याद कर लें, जो आपके पास है ना डेसिमल की होती है, वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है 0.02 ज़रब 0.02 का क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना, डेसिमल वाले जब भी मल्टीप्लिकेशन करनी है, आप यूँ समझे कि इसमें डेसिमल नहीं है, इशारिया नहीं है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 2 बार 4 आ गया। फिर आपने इशारिये के बाद नंबर गिन लेने हैं, एक नंबर, इसके बाद भी एक नंबर है, टोटल आपके पास 2 नंबर है इशारिये के बाद, तो आंसर में भी इशारिये के बाद 2 नंबर आने चाहिए। एक नंबर ये आएगा, एक नंबर अपने पास 0 लगा के यहाँ पे इशारिया लगा दो, 0.04 आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है जी, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे सिंपली पूछता है, 0.02 × 0.07 ऐसे पूछ लेगा आपसे। तो आप समझें, इसमें भी इशारिया कोई नहीं, इसमें भी इशारिया कोई नहीं, 7 2 बार 14 आंसर आ गया। अब इशारिये के बाद नंबर गिन लें, 1 2 काउंट कर लें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे, 0.0014। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है आपके पास जो है ना जी बार्डमैस वाले क्वेश्चन, जो ना डेसिमल वाले क्वेश्चन आपने करने होते हैं। ठीक हो गया जी, मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास जी पाई चार्ट वाला। पाई चार्ट ये आपके पास है ABC रेशो 1:X/5 और क्वांटिटी कहता है जी जो आपके पास है ना C जो है ना वो 120 डिग्री बनाती है पाई चार्ट की। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें 2 आपके पास जो है ना जी कंसेप्ट हैं। एक तो रेशो वाला क्वेश्चन है, ये एक रेशो का कंसेप्ट, ये तो हमने ऑलरेडी सीख लिया हुआ है। ठीक है, एक रेशो का कंसेप्ट और एक आपके पास है पाई चार्ट। अब पाई चार्ट क्या होता है ये ज़रा पहले देख लें। पाई चार्ट होता है, फॉर एग्जांपल 3 बच्चे हैं आपके पास, एक बच्चे का नाम है अली, दूसरे के बच्चे का नाम है जी फैसल है फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, और तीसरे का आपके पास है जी आयशा है। ठीक है जी, 3 बच्चे हैं आपके। अली को आपने दिए जी टोटल 100 रुपये में से आपने दे दिए अली को दे दिए आपने 50 रुपये फॉर एग्जांपल, फैसल को आपने दे दिए 25 रुपये और आयशा को भी आपने दे दिए 25 रुपये। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको कहता है चार्ट पे आप ड्रा करो, पाई चार्ट इसका बनाओ। पाई चार्ट होता है जी पूरा सर्कल एक होता है, एक सर्कल। ठीक है जी, उस सर्कल के ऊपर आपने बताना होता है कि किसका कितना हिस्सा है। अब देखें, अगर मेरे जो टोटल पैसे थे वो था 100 रुपया, 100 में से अली को कितने मिले हैं 50, मीन के आधा हिस्सा। तो ये जो आधा सर्कल है पूरा का पूरा आप अली को दे रहे हो, ये यूँ समझो कि आप एक प्लाट को जनाब तकसीम कर रहे हो इन दोनों के दरमियान। ठीक है, तो ये ऊपर वाला सारा हिसाब के पास किसका आ गया जी, ये अली का आ गया। ये किसका आ गया, अली का आ गया। अब नीचे फैसल और आयशा को आपने क्या दिया 25% दिए, मीन के
25-25 चौथा हिस्सा, तो ये आपके पास फैसल का आ गया, ये आपके पास आयशा का आ गया। ठीक है जी। इस तरीके से पाई चार्ट के ऊपर आपने इसको ऐसे ड्रा करके दिखाना होता है, ये अब पूरे सर्कल के अंदर। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये जो सर्कल है, सर्कल के अंदर कितने डिग्री एंगल होता है, 360 होता है, ये आपको पता है। एक सर्कल, पूरे सर्कल के अंदर 360 डिग्री एंगल होता है। तो अगर हमने अली फातिमा, अली फैसल और आयशा का जो हिस्सा है उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना हो, तो अली को कितने डिग्री मिले, अली को कितने डिग्री मिले, 180 डिग्री मिले, क्योंकि हाफ मिला ना, सर्कल का हाफ उसको मिल गया। तो टोटल आपके पास 360 है सर्कल में, तो उसको कितने मिल गए, 180 डिग्री मिल गए। अब ये नीचे दोनों को 180 डिग्री का हाफ मिल गया, मीन के 90 डिग्री आपको मिल गया जी, फैसल को मिल गया, 90 डिग्री आयशा को मिल गया। ठीक है, मीन्स के नंबर्स को आपने जब डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो उसको आपने 360 के साथ आपने कंपेयर करना है, 360 के साथ कंपेयर करना है। अब देखें, कहता है जी ये आपके पास है जी रेशो है A रेशो B रेशो C, ये आपके पास है 1 है, ये आपके पास X है, ये आपके पास है जी 5। ठीक है, और कहता है जो C है ना, C आपके पास 120 है, C आपके पास 120 है। भाई अगर C 120 है तो ये 5 से 120 कैसे हो गया, किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 5 से 120 हो जाएगा, 24 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा ना। अगर आपको 5 से 120 किसके साथ मल्टीप्लाई करके आ रहा है ना समझ आ रही हो, इसका उलट करके देख लें, 120 को 5 पे डिवाइड करके देख लें, 120 को 5 पे डिवाइड करें, आंसर आएगा 24। और उल्ट करेंगे तो ज़रब करेंगे तो 120 आ जाएगा। इसका मतलब 5 को मैं 24 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 120 आएगा। इसका मतलब है इसको भी 24 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 24 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, यही हमने सीखा ना रेशो में, कि जब एक रेशो को हम उसको चेंज करते हैं तो बाकी भी सारी रेशो को सेम उसी नंबर के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसका मतलब है ये हमारे पास रेशो सारी हैं 24x और 120, और इन रेशो सब का मजमुआ कितना है, 360 है टोटल। ये तो हमें पता है कि पाई चार्ट में टोटल डिग्रीज आपके पास कितनी, 360 होती हैं। ये तो बिल्कुल उसी तरीके से ही है जो क्वेश्चन आपके पास आता है कि एक बंदा है, आपने 1600 रुपया है, 1600 रुपया आपने 3 लोगों में बांटना है। ये हम क्वेश्चन करते हैं ना रेशो में, आपने A, B और C में आपने 1:3:7 में आपने फॉर एग्जाम्पल बांटना है। 1:3, चलो 6 कर लेते हैं, ज़रा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने बांटना है। तो वो कहता है जी जो B है ना, B को हिस्सा मिला है जी, B को मिला है जी आपके पास 600 रुपया मिला है। B को कितना मिला है, 600 रुपया मिला है। अब B को 600 मिला है, इसका मतलब 3 को मैंने 200 से मल्टीप्लाई किया, फिर 600 आया ना। इसका मतलब इसको भी 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और इन टोटल का हिस्सा कितना है आपके पास, 1600 है। टोटल को हमने 1600 से इसको चेंज कर रहे हैं। ये हम क्वेश्चन आमतौर पे करते हैं ना, सेम उसी तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन करना है कि टोटल डिग्रीज आपके पास 360 हैं, उसमें से C को मिल गई 120 डिग्री। ठीक है, और A को कितनी मिल गई, 24 डिग्री मिल गया। ठीक है ना, क्योंकि A तो हमारे पास पता था इसका 1 है, उसके 5 है, मीन के उसका 5वां हिस्सा है। तो A को मिल गया 24 डिग्री और C को मिल गया 120 डिग्री, और ये जो B है, B को क्या मिलेगा, तो हम इसको निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे, सबको जमा करो, 24 जमा 24x प्लस 120 प्लस बराबर आपके पास 360 है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 120 उधर जाकर माइनस कर देगा, 24 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा 24x बराबर आ गया 360 में से 120 निकालो 240, 240 में से 24 निकालो तो आपके पास 216 आ गया। तो 216 आपके पास आ गया, तो x बराबर आ गया जी 216/24। इसको डिवाइड कर लोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 16 को 24 पे डिवाइड कर दोगे ना तो x की वैल्यू आपके पास 9 आ जाएगी। इसका मतलब है जो x है ना, x की वैल्यू यहाँ पे 9 है। आपके पास जो x की वैल्यू इसने पूछी हुई है 9 है, 9। तो b की हिस्से कितने हैं, 9 हिस्से हैं। b के कितने हिस्से हैं, 9 है। a का 1 है, b के 9 है, c के 5 है, सब को जमा करो 360 पूरा हो जाता है। ये आपके पास पाई ग्राफ का जो क्वेश्चन होते हैं, तो ये अब पाई ग्राफ का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया है तो यूँ समझे कि आपका पाई ग्राफ का जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा आप उसको कर लोगे। ठीक है जी, ये आपके पास ऐसे पाई ग्राफ होता है। पाई ग्राफ के अंदर आपने उनके हिस्से, जितने भी किसी को हिस्से आते हैं वो आपने ऐसे जाहिर करने होते हैं पाई के अंदर। ठीक है जी, और पाई के टोटल आपके पास डिग्री 360 होते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास क्लियर होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगला कहता है जी प्राइम फैक्टरेशन है जी 9801 की। इसकी फैक्टरेशन कहता है 3 की पावर 4 ज़रब आपके पास आ गया जी 11 की पावर 2। कहता है जी 9801 का अंडर रूट निकालो। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है। अब देखो अंडर रूट का मतलब होता है, उसने लिखा हुआ ना जी 9801 का अंडर रूट का मतलब होता है 9801 का पावर 1/2, पावर 1/2। इसका मतलब ये होता है जो आपके पास अंडर रूट है, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, अंडर रूट की जो पावर होती है वो 1/2 के बराबर होती है।
ठीक है जी। अब खुद ही कह रहा है कि 9801 की जो फैक्टराइजेशन है उसने निकाल के दिया 3 की पावर 4 ज़रब 11 की पावर 2, मीन के इसको 3 की पावर 4 ज़रब 11 की पावर 2 ऐसे लिख रहा है वो 1/2। ठीक है। अब ये जो आपके पास होता है ना जी, ये जो आपके ऊपर पावर लिखी होती है, पावर इन दोनों की होती है। 3 की पावर 4 की भी पावर 1/2 है, अलग-अलग कर दो। ज़रब 11 की पावर 2 की पावर भी 1/2 है। मीन की जो बाहर पावर लिखी होती है, इस पावर को अंदर दोनों के साथ ला के आपने मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है। ये 2 बार 4 कट गए तो आपके पास 3 की पावर 2 आ गया, ज़रब 2 1/2, ये 2 के साथ कट गया तो आपके पास आंसर आ गया 11। अब 3 की पावर 2 आपके पास 9 के बराबर होती है, ज़रब 11 तो 11 9 पर 99 आपके पास आंसर आ गया। इस तरीके से आपने इसका आंसर निकाल देना था 99। ठीक है। ये तो है कंसेप्ट। तो अगर आपको ये कंसेप्ट आता है तो सिंपली भी आप सीधे सीधा भी कर सकते हैं। देखिए ना, उसने खुद कहा हुआ है कि ये आपके पास है कि 3 की पावर 4 11 की पावर 2। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 3 की पावर 4 ज़रब 11 की पावर 2, ये अंडर रूट है। तो हमें पता है अंडर रूट जब जो भी चीज़ अंडर रूट के अंदर आती है उसको हमने 2 पे डिवाइड करना होता है। तो 11 को 2 पे डिवाइड करोगे तो ये तो इसका 2 खत्म हो जाएगा। 3 को 4 पे डिवाइड करोगे, 3 की पावर 4 को 2 डिवाइड करोगे तो ये 4 2 के साथ काट के 2 रह जाएगी। ठीक है। तो ये आपको अंडर रूट खत्म हो गया। 3 की पावर 2 आपको 9 होता है, 9 को 11 से मल्टीप्लाई करो 99। एक ही स्टेप में भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है जी। ये आपके पास क्वेश्चन होता है इस तरीके से कि ये आपके पास पीएमएस का जो मॉर्निंग वाला पेपर था आपका क्लियर हो गया। इसके बाद जो है ना जी इंशाल्लाह हम इवनिंग वाला अभी करेंगे थोड़ी देर तक, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये 2-3 पेपर करते करते आप देखें एक ही पेपर को करने में तकरीबन 45 to 46 मिनट्स आपके पास लग गए हैं। अगला पेपर जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह तो आपको 35 मिनट में कवर हो जाएगा, 35 से 40 में। उससे अगला जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह वो 20 मिनट में हो जाएगा, उससे फिर 10-10 मिनट में आ जाएंगे। मीन के ये जब आपके कंसेप्ट सारे आगे आगे चलते जाएंगे तो फिर वही कंसेप्ट जब आपके रिपीट होना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।